नमस्कार। 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और खबरों की शुरुआत में आपको बता दें कि जो 5 बड़ी खबरें होंगी उसमें पहली खबर होगी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बड़े ऐलान को लेकर। दूसरी बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बड़े खुलासे को लेकर होगी और तीसरी खबर पीएम मोदी के 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी पर है। चौथी खबर भेड़िए के आतंक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के बहराइच दौरे की और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर होगी जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। 2 दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वो 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, भाजपा ने मुझ पर बेईमानी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2-3 दिन में विधायकों की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर भी वही आरोप हैं जो मुझ पर हैं। उनका भी यही सोचना है कि वे भी पद पर नहीं रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद ही पद संभालेंगे। चले तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और यदि इस्तीफा देते हैं तो उन्होंने कहा जो आरोप उन पर लगे हैं वही आरोप मनीष सिसोदिया पर भी है। तो उन्होंने कहा कि ये 2 नाम जो हैं, एक उनका खुद का और मनीष सिसोदिया, ये 2 नाम सीएम पद के लिए नहीं होंगे, लेकिन विधायक दल की बैठक होगी और एक नाम चुना जाएगा जो इलेक्शन तक उस जिम्मेदारी को संभालेगा और इलेक्शन के बाद ही दोबारा से जब कहीं मौका मिलता है तो फिर ये उस कुर्सी को संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा ऐलान है अरविंद केजरीवाल का। बहुत लंबे वक्त से उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी जब से आरोप उन पर लगे थे, लेकिन अब क्योंकि जमानत पर जब वो बाहर आए उसके बाद उन्होंने कहा कि बेईमानी से लेकर भ्रष्टाचार जैसे कई गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने उन पर लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी हो गया है, ये डिसीजन लेना जरूरी हो गया है कि ठीक है वो अपना इस्तीफा देंगे लेकिन उनकी जगह पर एक नया चेहरा चुना जाएगा। तो सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान है। चलिए और दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बलियान हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, जिस तरीके से बड़ा ऐलान है, जाहिर तौर पर ये तो वो वाली बात हो गई जो शुरू से कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, लेकिन तब तो नहीं हो पाया। अब वो क्योंकि जमानत पर बाहर आ चुके हैं, जश्न मनाई थी आम आदमी पार्टी, ऐसे में वो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे और जो आरोप उन पर है वही मनीष सिसोदिया पर भी है। तो ये 2 नाम तो अब मुझे नहीं लगता कि सीएम पद की रेस में होंगे। तो अब कौन हो सकता है, ये अपने आप में बड़ी सुर्खियों में बना हुआ है। जी बिल्कुल राखी जी, जिस तरीके से आपने तमाम बातों का जिक्र किया और देखिए जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तमाम बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आज उन्होंने ये कह दी कि वो इस्तीफा देंगे। 2 दिनों के बाद वो इस्तीफा देंगे और अपने साथ साथ उन्होंने मनीष सिसोदिया का भी जिक्र करते हुए कह दिया कि उन पर भी वही आरोप है जो मेरे ऊपर आरोप है। हम जनता के बीच ले जाएंगे और जब तक जनता हमें ये नहीं कह देगी कि हम ईमानदार है तब तक मैं सीएम कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सेम बात देखिए मनीष सिसोदिया ने कही है, लेकिन अब राजनीति इतनी गर्मा गई है कि बीजेपी अब ये कहने लगी है कि भाई अब वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको हार का डर सता रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया है कि अब अरविंद केजरीवाल डर गए हैं और अच्छी बात है अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो दिल्ली वालों की जीत है। लेकिन राशि जी यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब नेक्स्ट सीएम को कौन होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो अब अरविंद केजरीवाल के साथ है। वो ये जनता से चाहेंगे कि वो उनको ईमानदार जो है वो घोषित कर दे। तो अब रेस में आतिशी का नाम जो है वो सबसे आगे है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि आतिशी जो है वो नई सीएम हो सकती है। संजय सिंह का नाम भी जो है वो रेस में है। तो तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं उनका नाम अब देखिए रेस में आने लगा है। जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे थे, जनता भी इस बात से कह रही थी कि हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल अब नेक्स्ट सीएम हो, लेकिन यहाँ पर परिवारवाद की बात उठती है तो इसलिए उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और लगातार वो कहते भी आए हैं तमाम जब उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि उनकी पत्नी ने उनका साथ बहुत दिया है, लेकिन वो राजनीति में कभी नहीं आएंगी। तो अब देखने वाली बात होगी क्या अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ फिर से नजर आएंगी। क्या आम आदमी पार्टी अब जो सीएम फेस बनाएंगी वो नेक्स्ट जो फेस होगा वो आतिशी होंगी। और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव का जिक्र किया कि भाई नवंबर में चुनाव करा दो, तो अब बड़ी बात ये भी है क्या चुनाव आयोग एग्री होगा, क्या एलजी एग्री होंगे। तो राशि जी तमाम सवाल अब दिल्ली वासियों के जहन में है, लेकिन अब लगातार अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच में जाएंगे, घर में जाएंगे, तो देखने वाली बात होगी कि 2 दिन बाद कौन चेहरा होगा या फिर से अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलते आए हैं, ये विक्टिम कार्ड उनकी तरफ से खेला गया है, नेशनल कार्ड खेला गया है और वे फिर से काबिज हो जाएंगे। ये तमाम सवाल है।
बिल्कुल, लेकिन तनु एक बड़ा सवाल और है यहाँ पर, यदि कोई भी चेहरा यदि यहाँ पर लाने की कोशिश की जाती है, वो आतिश जी का हो, वो संजय सिंह हो, वो कोई भी हो, लेकिन दिल्ली की जनता ने तो भरोसा अरविंद केजरीवाल पर किया था। लगातार जो जीत आम आदमी पार्टी को मिल रही थी, एक नेतृत्व होता है, एक फेस होता है कि आपका सीएम के लिए फेस कौन होगा, तो उनके नेतृत्व में तमाम चीजें चली आ रही थी। अब एकदम से जो बदलाव होगा, तो क्या आपको लगता है कि उसका आगामी जो इलेक्शन है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल राकेश जी, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया वो बात बिल्कुल सही है। देखिए दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को जानती है, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने वोट किया है, अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है उनके लिए वोट किया। दिल्ली की जनता यही कहती है कि अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा और शिक्षा फ्री मिल रही है। तो ये बड़ी बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए कही जाती है, मनीष सिसोदिया के लिए कही जाती है। एकदम से नया फेस आएगा, चाहे वो संजय सिंह हो या आतिशी हो या फिर कोई और चेहरा हो, तो ऐसे में देखिए जनता के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा तो मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर जनता ईमानदार मुझे घोषित कर देगी और मनीष सिसोदिया को घोषित कर देगी, तो देखिए यहाँ पर पूरी राजनीति फिर से एक बार बदलती हुई नजर आएगी। और 2020 में जिस तरीके से जिक्र किया अरविंद केजरीवाल ने कि मुझे मेरे काम के लिए चुना था, तो इस बार हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल फिर से ये साबित करने में बिल्कुल सक्षम है कि हाँ, जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है और इसलिए अब मैं बीच में हूँ। क्योंकि वो बीजेपी को इस बार जवाब देने के मूड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी लगातार उन पर आरोप लगाती आई है, यही वो जवाब जनता से चाहते हैं कि आप मुझे स्वीकार करेंगे या फिर नहीं। लेकिन नेक्स्ट फेज सीएम कौन होगा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है और जनता के लिए एक्सेप्ट करना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल राशि जरूर दिखाई। बिल्कुल तनु, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और एक नया चेहरा सामने आएगा जो आने वाले नेतृत्व को संभालेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं। और दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की, नागपुर में भाजपा के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। मैंने कहा आप मेरा समर्थन क्यों करें और मैं क्यों करूं आपका समर्थन। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, मैं अपने दृढ़ विश्वास और संगठन के प्रति वफादार हूं और मैं किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह दृढ़ विश्वास मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और जहां तक नितिन गडकरी का जिक्र चला है, प्राइम मिनिस्टर पद की बात हो रही है, उन्होंने जिस तरीके से अपने वक्तव्य में कहा कि एक शख्स ने उनसे कहा कि यदि आप ऐसा करते हैं तो उनको हम समर्थन करेंगे, तो उन्होंने भी पलटवार बहुत अच्छे से किया नितिन गडकरी ने। लेकिन सवाल यह है कि कौन वो शख्स था जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने का एक ऑफर जैसा दिया कि आप ऐसा करेंगे, इस दिशा में जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जहां तक नितिन गडकरी की छवि का सवाल है, आज तक उनकी सियासत और राजनीति को देखिए बहुत ही अलग और बहुत ही अपने काम के मामलों में, अपने विभाग के मामले में, अपनी सारी चीजों को बैलेंस करके चलने में बहुत अलग व्यक्तित्व है उनका। कभी कोई ऐसे बड़े गंभीर आरोप या विवादों में ऐसे वो घिरे नजर नहीं आए। तो इन सबको देखते हुए क्या ऐसी कोई चर्चाएं हैं या फिर ये जो बातें आ रही है इसके पीछे कुछ और मायने हैं? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो नितिन गडकरी जी को एक बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार और एक वरिष्ठ नेता के तौर पर उनको देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वे संघ से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं और कहते हैं बहुत ही जमीनी स्तर के वो व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने जो बात कही है वो बात 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की है और वो बात वो अभी एक कार्यक्रम में क्यों उठा रहे हैं, ये इसका कोई तुल नहीं बनता है। ये कुछ समझ के बाहर की बात है। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, नया कार्यकाल हो चुका है, मिनिस्टर्स की नियुक्तियां हो गई हैं, कैबिनेट्स हो गए हैं, सब कार्यभार चल रहा है, देश चल रहा है, कामकाज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे में गडकरी जी का ये बयान लेके आना कि उन्हें प्रधानमंत्री जी का ऑफर था, वो भी स्पष्ट रूप से बताना, ना वो पार्टी का नाम बता रहे हैं, ना वो शख्स का नाम बता रहे हैं, ना वो ठीक तरह से ये बता पा रहे हैं या ये बताना नहीं चाहते कि भाई उनको किसने कहा था, क्यों कहा था। और अब जबकि देश कहते हैं कि सामान्य रूप से, सुचारू रूप से चल रहा है, सब काम हो रहे हैं, सभी चीजों की जगह है, नियुक्तियां हैं, सब चीज हो रही, तो अब ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में इस मुद्दे, स्पष्ट मुद्दे को खड़ा करना, यदि नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट खड़ा किया होता कि भाई हमको फला पार्टी या फला नेता की फला चुनाव से या फला चिन्ह से हमको ये दिया गया है, तब तो ये समझने लायक बात होती।
लेकिन नितिन गडकरी जी जब ये स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं तो ये कुछ बिटवीन द लाइंस वाली बात हो सकती है। राजनीतिक गलियारे में इस चीज को लेकर जो चर्चाएं हैं वो बड़ी जोरों पर चल रही हैं। विशेष करते विरोध पक्ष जितने भी हैं वो केवल एक पार्टी या दो पार्टी की बात नहीं है, यानी ये कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टी की बातें नहीं है। ये सभी जितने भी विरोध पक्ष है सभी के अंदर एक तरह से ये चर्चा का दौर शुरू हो गया है कि आखिरकार जब देश सुचारू रूप से चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कमान है और सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है, तो इस अस्पष्ट मुद्दे को लेके आने का मतलब क्या है। ये एक बहुत बड़ा अब चर्चा है। अब आगे के समय में देखना होगा कि गडकरी जी जिनको राजनीतिक दुनिया में ही नहीं बल्कि एक निजी जीवन में भी बड़ी गंभीर व्यक्ति के तौर पे जाना जाता है, उनके द्वारा ये स्पष्ट बयान क्या कुछ नए राजनीतिक चर्चाओं को जन्म देता है, ये समय बताएगा। जी राखी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो जाहिर तौर पर जो चीजें हो चुकी हैं वो तो संभव नहीं है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, किस तरह से ये बातें आई हैं, उसके क्या मायने हैं, मुझे लगता है वो तमाम चीजें अनिल जी ने स्पष्ट कर दी है। और नितिन गडकरी क्या चाहते हैं वो अपने वक्तव्य में कह ही चुके हैं। चलिए, तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने रांची एयरपोर्ट से 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने ऑनलाइन 7 बड़ी रेल योजना की शुरुआत की। वहीं जमशेदपुर में 2 करोड़ पक्के मकान भी दिए हैं। इस दौरान पीएम ने रांची से ऑनलाइन ही कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई दी है। पीएम ने कहा कि आज देश की प्राथमिकता गरीब, आदिवासी, पिछड़े समाज का विकास करना है। झारखंड के विकास के लिए केंद्र ने बजट बढ़ाया है। आज कई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। झारखंड में रेल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। पीएम मोदी ने पहले जमशेदपुर नहीं जाने को लेकर झारखंड के लोगों से माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं रांची तो पहुंच गया लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। मैं जनसभा में भी लोगों से माफी मांगने वाला हूं। चलिए, और रांची से ब्यूरो चीफ राजू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन की सौगात, हरी झंडी दिखाई है, इलेक्शन है, पीएम मोदी ने भले ही एक वर्चुअली सभी लोगों को संबोधित किया हो, लेकिन मकान देने की बात भी हो गई। एक सौगात से कम नहीं कह सकते आज का दिन रांची की जनता के लिए। कहीं ना कहीं कितना प्रभाव देख रहे हैं इन तमाम चीजों का, क्या माहौल देखने को मिला, किस तरह की एक कहते हैं ना कि एक आओ हवा बनी हुई है रांची में इलेक्शन को लेके, और आज जो एक पूरा कार्यक्रम हुआ उसके बाद। जी, 8:45 पर रांची एयरपोर्ट पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पहुंचे हैं। उसके बाद रांची से हेलीकॉप्टर से जो है इनको जाने की प्रोग्राम थे, जो कि कैंसिल, मौसम को देखते हुए कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद जो है इन्होंने 6 वंदे भारत का जो है शिलान्यास वहीं रांची एयरपोर्ट के जो मीटिंग हॉल था वहां से किए हैं, और ग्रामीण विभाग और कृषि विभाग को 21,000 करोड़ रुपए की इन्होंने सौगात दिया। इससे पहले भी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं मैया योजना और वगैरह, बबुआ योजना, और लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा जो है झारखंड को बहुत बड़ी सौगात दी गई है। इसमें चूंकि झारखंड में 3 पर्व हैं। एक जो है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, मंगलवार को विश्वकर्मा पूजा है, और इससे पहले जो है कल जो है आज सुबह में मनसा पूजा जो है। तो तीनों पर्व में इन लोगों के द्वारा जो है झारखंड को बहुत बड़ी, यहाँ की पब्लिकों में बहुत उत्साह है कि कम से कम सेंट्रल से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी लोगों को बहुत ही बड़ी सौगात मिली है। आगामी चुनाव में राजू जी इसका कितना प्रभाव देखते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी कुछ झारखंड की सियासत में जो हमने देखा उसके बाद ये सवाल लाजमी है, भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी चुनौती के साथ है। भाजपा के द्वारा ये बहुत बड़ी चुनौती है, भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर झारखंड में जो है इतनी योजनाओं का इन्होंने यहाँ के सीएम जो है हेमंत सोरेन द्वारा शिलान्यास किया गया है, जिसमें से कि वकील का पेंशन योजना है, बबुआ योजना है, मैया योजना है। तो इस तरह से इनको देखते हुए जो है सेंट्रल भी इस पर पूरा जो है झारखंड पर मेहरबान हो गया है, और सेंट्रल द्वारा भी 21,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। इसके बाद जो है यहाँ के लोगों को 6 मतलब कि आधा दर्जन वंदे भारत भी दिया गया है। इसलिए झारखंड वासियों के लिए तो बहुत बड़ा पर्व के तौर पे यहाँ के लोग मना रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया राजू जी पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो पीएम मोदी का झारखंड दौरा वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, पक्के मकान लोगों को दिए हैं।
ये इलेक्शन झारखंड में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम तो नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर आएगी। सीएम योगी रविवार को बहराइच जिले के महसी इलाके में भेड़िया प्रभावित क्षेत्र सिसैया चूड़ामणि गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान भेड़िए के हमले में मृतक लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 3:30 पर सिसैया चूड़ामणि गांव पहुंचेंगे, वहां 1 घंटे रहेंगे और उसके बाद दोपहर 4:30 पर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बहराइच जिले में भेड़िए का आतंक बीते 4 मार्च से चल रहा है और वन विभाग ने अब तक करीब 5 भेड़ियों को पकड़ा भी है। भेड़ियों के आतंक से बहराइच के करीब 4 दर्जन गांव में लोग आज भी दहशत के माहौल में रह रहे हैं। हालांकि शासन से लेकर प्रशासन तक भेड़िए के आतंक को देखते हुए काफी संवेदनशील है। तो आपको बता दें कि वन विभाग जो है करीब 5 भेड़ियों को अब तक पकड़ चुका है और सीएम योगी का बहराइच दौरा है, वो उसी गांव में पहुंच रहे हैं जहां पर ये सबसे ज्यादा दहशत और आतंक भेड़िए का देखा गया है। लेकिन लगातार ये एक बड़ा कहते हैं ना कि एक चुनौती जैसा है वन विभाग के लिए भी कि लगातार मार्च से ये आतंक, ये घटनाएं चली आ रही हैं। बहुत कोशिश सभी की तरफ से होती है लेकिन पूरी तरीके तो मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बहराइच दौरा है। चलिए और इस वक्त आपको बता दें हमारे सहयोगी शबीउल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबीउल, जिस तरीके से लगातार देखिए वन विभाग जो है, जो अभी तक की खबर है कि 5 भेड़ियों को वो पकड़ चुके हैं, लेकिन मार्च से ये सिलसिला चल रहा है, वो दहशत लोगों में अब भी बची है और क्योंकि योगी आदित्यनाथ उसी गांव में पहुंच रहे हैं, उनका भी दौरा है, वहां जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और क्या अपडेट है और भेड़िए को लेकर जो दहशत में लोग हैं, क्या उसके बाद वन विभाग की तरफ से और कोई प्रयास किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग 2 माह से ये लगातार आतंक भेड़ियों का चल रहा है। उसके बावजूद अभी तक के 5 भेड़िए वन विभाग की हिरासत में आए हैं, लेकिन ये कहा गया कि जो भेड़िया, लंगड़ा भेड़िया जो अभी तक के वन विभाग की हिरासत में नहीं आया है, लगातार हमले पे हमले कर रहा है। उसी को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहराइच में दौरा हो रहा है और बहराइच में वो उसी गाँव में सिसैया चूड़ामणि में आएंगे और परिजनों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो आला अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार ये जो बैठक हो रही है, ये हमले हुए, ये हादसे हुए, मृतक के परिजनों से वो मिलेंगे, क्या एक उम्मीद है कि उन लोगों को कोई मदद भी हो सकती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी आपको बता दें कि जैसे कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। हो सकता है उनको कुछ सहयोग राशि या उनके लिए कुछ और व्यवस्था भी बनाई गई हो। हालांकि अभी ऐसी कोई प्रशासन से अपडेट नहीं दी गई है कि मुख्यमंत्री आगे का क्या वो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आला अधिकारियों के साथ उनकी जो बैठक है उसमें एक तैयारी की जाएगी कि जल्द से जल्द जो बचा हुआ भेड़िया है उसको भी हिरासत में ले लिया जाए, वो भी पकड़ में आ जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं जो मासी का ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें दहशत का माहौल है वो पूरी तरीके से शांत हो सके। चलिए शबीउल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो बहराइच दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, आपको बता दें कि उसी गांव में वो पहुंच रहे हैं। सिसैया चूड़ामणि गांव है जहां पर लगातार दहशत के माहौल में जो ग्रामीण है वहां के बने हुए हैं और भेड़िए का आतंक जो है वो भी जारी है। 5 भेड़िए पकड़े गए हैं और अब लग रहा है कि एक मदद के रूप में योगी आदित्यनाथ मृतक के परिजनों को कुछ एक सहायता राशि, शायद क्योंकि वो पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे, तो हो सकता है उनकी कुछ मदद हो जाए। चलिए और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच रविवार सुबह मुठभेड़ हुई। मेंढर के गुरसाई टॉप के पास पठानतीर इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपकर सेना पर फायरिंग कर रहे हैं। सेना ने बताया कि आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और इसी दौरान आतंकियों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। एनकाउंटर वाली जगह पर और जवानों को भी भेजा जा रहा है। बता दें कि कल सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया था।
चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, जिस तरीके से एक बार फिर वही घटनाएं, वही फायरिंग, 2 से 3 आतंकी छिपकर फायरिंग कर रहे थे, क्या अपडेट है? और ये जो कहते हैं ना कि ये जो एक पकड़ में आया ये पूरा मामला, कहां से इनका इनपुट मिला, कैसे इनकी एंट्री हुई और आगे अभी इस वक्त क्या अपडेट? बिल्कुल राखी जी, मैं आपको बता दूं कि जिला पुंछ के मंढार तहसील के जंगल में दहशतगर्दों की मौजूदगी के मालूमात मौसूल होने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकारों ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन चलाया। मैं आपको बता दूं, जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस जंगल के अंदर पहुंच गई, दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू की। इसी वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के फौजियों ने इंतकामी कार्रवाई शुरू की। मैं आपको बता दूं कि अगर कल की बात करें, कल शुमारी कश्मीर के जिला बारामूला के चक तापर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। मैं आपको बता दूं, पुलिस जराये के मुताबिक बारामूला के चक तापर क्रीरी के तलवनी महले में जुमा की रात देर गए सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम में 3 मिलिटेंट मारे गए। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कल की बात करें, कल नरेंद्र मोदी ने डोडा का दौरा किया। उसने अपनी भाषा में, अपनी तकरीर में कहा कि ये दहशतगर्दों का आखिरी दिन चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जी चलिए एजाज जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में देखिए इलेक्शन भी हैं और एक पूरा टास्क है, बड़ा टारगेट लेकर चला जा रहा है कि इन तमाम गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और कराया भी जाएगा। लेकिन लगातार जो चीजें आ रही हैं निकलकर, वो वाकई में एक चिंता का विषय है और इस पर पूरी नजर जो है प्रशासन बनाए हुए है और पल पल की अपडेट आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।